वैसे तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कहते हैं कि आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए। सिर्फ सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं टॉक शो विद पूजा सिंह। आइए आज आपको मिलाते हैं आजमगढ़ की एक सबसे कम एज की रेटिना स्पेशलिस्ट से, जिसने अपनी इस छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। आइए आपको आज मिलाते हैं डॉक्टर प्रियंका राज यादव से। हेलो प्रियंका। हेलो हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और आज आप हमारे पॉडकास्ट में आई हैं। पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी जनता को दें। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका राज यादव है और मैं पूजा मैम का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं यहीं की निवासी हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी यहीं कटी है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई यहाँ पे ज्योति निकेतन स्कूल से करी, जिसके लिए मुझे लगता है इतने छोटे शहर में इतना अच्छा एजुकेशन मिलना काफ़ी रेयर चीज़ है और आई हैव बीन वेरी लकी इस मामले में। एंड मैं डॉक्टर राजाराम यादव और डॉक्टर विपिन यादव की बेटी हूँ और होपफुली उनकी लेगेसी आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगी। बाकी मैंने अपना एमबीबीएस किया, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्थेल्मोलॉजी में किया, जो कि आई का डिपार्टमेंट होता है। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट रेटिना में था, तो मैंने अपनी 2 साल की आगे की फेलोशिप मैंने रेटिना में करी। इसके साथ में ट्रेनिंग करते करते मुझे समझ में आया कि प्री मेच्योर बेबीज का जो एक डिपार्टमेंट होता है रेटिना के भी, उसकी सब स्पेशलिटी होती है, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बस वही है, न्यूनेटल पीडियाट्रिक रेटिना काइंड ऑफ मेरा नीश बन गया विद टाइम। प्रियंका, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो माता जी हैं वो डॉक्टर विपिन यादव हैं और आपके पिताजी डॉक्टर राजाराम यादव हैं। दोनों लोग एक अदर डिपार्टमेंट से हैं। मैम एक बहुत अच्छी गायनी मानी जाती हैं जिले की, और डॉक्टर साहब का भी एक कार्डिक का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इन दोनों लोगों के डिपार्टमेंट को छोड़ के आपने एक अदर फील्ड को चूज किया, ये आपकी मर्जी थी या आपके पेरेंट्स ने आपको इसके लिए फोर्स किया था? आई थिंक दोनों ही फैक्टर था इसमें कहीं ना कहीं। अच्छा। सबसे पेरेंट्स ने फोर्स किया, आपकी मर्जी फोर्स नहीं थी? किया, मतलब उनका मैंने वर्किंग देखा, सब कुछ देखा, एक काइंड ऑफ फीडबैक हर तरफ से मिलता है। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मुझे सर्जिकल और क्लिनिकल का बराबर वो मिले। और मुझे ये भी लगता है कि मुझे ये भी पता था कि मुझे कहीं ना कहीं माइक्रो सर्जरीज करनी है। तो ये सब देखते हुए, मतलब वैसे मुझे एमडी मेडिसिन और कार्डियोलॉजी मतलब बचपन से सुनती आई थी, तो मुझे बहुत था कि मुझे डीएम कार्डियोलॉजी करनी है, बट फिर मुझे ये लगा कि इसमें सर्जिकल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आर्टिस्टिक और फाइन आर्ट्स का दिमाग रहा है हमेशा से, तो मुझे कुछ सर्जिकल चाहिए था, समथिंग माइक्रो सर्जरी। तो अल्टीमेटली जब मैं ऑफ्था डिपार्टमेंट में थी तो मुझे अच्छा लगा, मतलब करके इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो कहीं ना कहीं, और मेरी मम्मी को भी काफी पसंद था कि ऑफ्थेल्मोलॉजी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक वही दोनों पार्ट्स प्ले किया कहीं ना प्रियंका, कहीं। आप 3 साल से आजमगढ़ में पेशेंट्स देख रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो प्रीमेच्योर बेबीज हैं, जी और बहुत ज्यादा आप उसके लिए जब भी आती हैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं। तो मैं अपनी जनता के सामने आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप यहाँ जैसे प्रीमेच्योर बेबी में सबसे ज्यादा आप कौन सी प्रॉब्लम को देखती हैं? बेसिकली अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है इस चीज को लेके, जिसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। और इंडिया में मतलब आरओपी इस समय इंसिडेंस एट इट्स हाईएस्ट है। उसके पीछे मतलब कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जैसे कि इसका मतलब है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जितने छोटी एज के बच्चे सर्वाइव कर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पीडियाट्रिक केयर अच्छी हो रही है, हमारी न्यूनेटल केयर अच्छी हो गई है। इस वजह से जो बच्चे शायद आज से 5 से 10 साल पहले सर्वाइव नहीं कर पाते, कितने छोटे होते हैं वो, 6-6 महीने के एंड 500 ग्राम्स तक के बेबीज जो पैदा होते हैं वो भी सर्वाइव करके हेल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में यूजली रेटिना के डेवलपमेंट के लिए पूरा 9 महीने की जरूरत होती है माँ के पेट में रहना। तो वो जितने पहले पैदा हो जाते हैं उतना इमेच्योर रेटिना रहता है। और बहुत सारे कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से इनमें बीमारी आती है जो कि पोटेंशियली ब्लाइंडिंग होती है। मतलब कि अगर उसे समय पर ट्रीट नहीं किया तो उसे वो 100% अंधा कर सकती है। मैं पिछले कई सालों से मैं लखनऊ में काम कर रही हूँ। आजमगढ़ मेरा सिटी रहा है, तो यहाँ पे पीडियाट्रिक केयर हैज बीन टॉप नॉच। कितने मतलब पिछले 3 साल में भी मैंने देखा कि ऐसे ऐसे बेबीज हैं जिनको शायद छूने में भी डर लगता है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर आरओपी स्क्रीनिंग का कोई प्रोटोकॉल या कोई वो नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो लैकिंग है।
हमारे पास लखनऊ में जब बच्चे आते थे तो वो एकदम लास्ट स्टेज लेकर के या एडवांस स्टेज लेकर आ रहे हैं, तो मतलब व्हाई नॉट कैच देम अर्ली वाला चीज हो गया। तो थोड़ा मेहनत लगी, लोगों ने किया, यहाँ पे सारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स सर लोग हैं, मैम लोग हैं, काफी कोऑपरेटिव रहे। दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन की जो एक्टिवली आके आरोपी देखे, क्योंकि सारी चीजें ठीक है, बच्चा हेल्दी है, उन्होंने करके दे दिया, चल फिर रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। ओके। तो एक तरह से वो बहुत हैंडीकैपिंग हो जाए, पूरे बच्चे की लाइफ उससे अफेक्ट होती है। और इसकी सिवियरिटी देखते हुए अब गवर्नमेंट ने भी मतलब प्रोटोकॉल में मैंडेटरी कर दिया है कि मतलब सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं कि इन बच्चों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो ये सब देखते हुए पिछले 3 साल से इसके पीछे लगे हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से कि अब ओवर 1000 से ज्यादा बेबीज स्क्रीन किए हैं पिछले 3 साल में। उसमें से अराउंड 100 बेबीज पे ट्रीटमेंट भी करे हैं, चाहे लेजर्स है चाहे इंजेक्शन है। वेरी फ्यू हैव बीन अनफॉर्चुनेट, बट टचवुड मेजॉरिटी हैव बीन सक्सेसफुल। आज आते हैं वो बच्चे टहलते टूलते रोते गाते, मेरे पास जिनको इतने इतने देखा था वो इतने इतने बड़े देखते हुए आ रहे हैं, तो देख के अच्छा लगता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बेबी होता है, पैदा होता है, और जैसे पेरेंट्स अगर वो ब्लाइंड है तो पेरेंट्स उसको कुछ दिनों तक जज नहीं कर पाते हैं नहीं। कि हाँ, तो ये सबसे बड़ा आप सिम्टम बताना चाहेंगे कि अगर बेबी पैदा हुआ और बेबी ब्लाइंड है, वो प्रॉपरली देख पा रहा है कि नहीं, इसका सबसे बड़ा जजमेंट पेरेंट्स भी लेते हैं। 3 महीने रफली टू 1.5 months to 3 months डिपेंडिंग, मतलब जो 1.5 महीने के बाद डेवलपमेंट शुरू होता है। तो ऐसे यही प्रॉब्लम है सारी, कि पेरेंट्स को लगता है कि ये तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता। हम बाहर से छोटे प्रीमेच्योर जस्ट बॉर्न बेबी का जब तक हम चेक नहीं करेंगे, हम बता नहीं सकते कि उसके पीछे पर्दे में क्या चल रहा है। तो बेस रूल यही है कि अगर बच्चा छोटा है, अगर आपका पीडियाट्रिशियन, आपके बच्चे वाले डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आंखों की जांच कराइए, तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा। 3 महीने के बाद जब आपको पता चलेगा कि बच्चा आपकी तरफ देख नहीं रहा है या आंख में सफेदी आ रही है, तब तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए सारे लोग आपको पुश करते हैं, बच्चे वाले डॉक्टर भी कहते हैं जाके दिखाओ। बट होता ये है कि जब बच्चा बहुत बीमार होता है तो पेरेंट्स कई बार टाल जाते हैं कि थोड़ा और हेल्दी हो जाए तो हम दिखाएंगे, आराम से दिखाएंगे, अभी तो ठीक है। बट वो हेल्दी नहीं है, इसीलिए उसकी आंख में बीमारी है। ये समझना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो एक ये प्रोटोकॉल अब इम्पोर्टेंट हो जाना चाहिए हर उस जगह पे जहाँ पे बच्चे की डिलीवरी हो रही है, कि अगर बच्चा डिलीवरी हुआ तो उसके बाद जैसे उसे पीडियाट्रिशियन देखते थे, फिर हम उसको किसी कार्डियक डिपार्टमेंट में दिखाते, तो एक बार जरूर उसको किसी भी मैंडेटरी ऑलरेडी करनी चाहिए है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आरोपी स्क्रीन करने वाले लोग बहुत कम है। हाँ, तो मतलब धीरे धीरे अब आरोपी की सोसाइटी बन रही है इंडिया में, इस चीज का अवेयरनेस बढ़ा है, ज्यादा लोगों को अभी ट्रेन करने की कोशिश करी जा रही है। एटलीस्ट स्क्रीन कर ले, भले ट्रीट ना करें तो वो सेकेंडरी है। तो ये प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पीपल जो स्क्रीन कर पाते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जो दूर दराज के गांव वाले एरियाज होते हैं या छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं होता है कि उसकी स्क्रीनिंग हो पाए। तो इसीलिए बस कोशिश है, होपफुली समडे इस बाधा को भी ओवरकम कर पाएंगे। इस जिले में आजमगढ़ में ये चीज जो बच्चों वाला ये जो ट्रीटमेंट था, ये सिर्फ फर्स्ट आपके द्वारा स्टार्ट किया गया, किसके अलावा भी अगर कोई और नहीं, पहले भी यहाँ पे विजिटिंग रेटिना स्पेशलिस्ट रहे हैं, बट एक्टिवली इसलिए नहीं किया बिकॉज वो उनके पास मतलब वो विजिटिंग रहे हैं हमेशा से, क्योंकि मैं यहाँ पे रही हूँ और क्योंकि मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उनके थ्रू बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस को से मिलना जुलना ये सब करना, तो मेरे लिए उनको पर्सनली जाके अप्रोच करना पीडियाट्रिशियंस के लिए, और जितने भी सर लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत ही दे हैड वेलकम मी विद ओपन आर्म्स, एवरीवन हैज बीन सपोर्टिव। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, मतलब मेरे पास उस चीज के लिए टाइम देना इजी था, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे है। बाकी जो विजिटिंग है दे हैव बीन ट्रीटिंग, स्क्रीनिंग करते हैं, बट दैट्स लाइक अनफॉर्चुनेटली आरोपी के लिए आपको कई बार हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते पे बच्चे को देखना होता है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर 45 2 मंथ्स में गैप ज्यादा हो जाता है, तो यूजुअली वो बच्चे रेफर ही होते हैं। तो यही ब्रिज जो है हम गैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो सर लोग भी यहाँ विजिटिंग आते हैं उनसे भी मेरी बात होती है, तो बस वही रहता है कि कैसे इस चीज को कम किया जाए। आपका विजिटिंग शेड्यूल जो है जिले में मंथ में वो क्या है, और आप कहाँ पे? मैं हर ऑल्टरनेट संडेज को आती हूँ, 15 दिन में एक बार। हाँ, मतलब एक संडे छोड़ के एक संडे रहता है,
और वैसे मैं एनआईसीयू से स्क्रीन करती हूँ मोस्टली, तो कुछ एनआईसीयू है जिनमें मैं विजिट करती हूँ जो बच्चे बाहर नहीं आ सकते मुझे दिखाने, क्योंकि टाइमली स्क्रीनिंग जरूरी है। तो अगर बच्चे वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन पे है, लो बर्थ वेट है, तो उनको महीने भर के अंदर स्क्रीन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ है एनआईसीयूज में विजिट करती हूँ। बाकी मैं वही यादव नर्सिंग होम यहाँ पे है मेरा ओपीडी, बाकी यहाँ पे है। एंड उसके बाद थोड़ा शरण सर हु हैज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी मेरी इस जर्नी में। मैं यहाँ पे एज अ बिगिनर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को ग्रो करने के लिए स्पेशली रेटिना में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो मेरा हमेशा से उनके रहा है कि वट एवर आई कैन पे हिम बैक, तो उनके यहाँ पे उसके बाद में अवेलेबल रहती हूँ। अच्छा, आंखों की जब भी बात आती है, एक चीज है कैटरेक्ट, जिसे नॉर्मल भाषा में हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। ये एक आंखों की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि 10, 15, 20 साल पहले भी थी और आज के डे में भी है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, कैटरेक्ट की क्या कोई एक पर्टिकुलर एज होती है या ये किसी भी एज में हो सकता है? नहीं, मतलब मोतियाबिंद की कोई एज नहीं होती है, मोतियाबिंद का कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता है। मोतियाबिंद का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसको होगा इसको नहीं होगा। बेसिकली जो मोतियाबिंद जो सबसे कॉमनली जो हम एज रिलेटेड जो बूढ़े लोगों में देखते हैं वो एज रिलेटेड होता है। तो दैट उसका कारण एज रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि अब वो बीमारी नहीं मानी जाती है, वो बस एक उम्र के बदलाव माने जाते हैं आंख में। पर उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं। पैदाइशी भी होता है, किसी को बचपन से हो सकता है, किसी को चोट के बाद हो सकता है, किसी को आंख में सूजन की वजह से हो सकता है, किसी को दवाओं से हो सकता है। तो कारण बहुत होते हैं, बट ये कॉमन फैक्टर है कि हर किसी को एक समय में मोतियाबिंद होना हो ही सकता है। है। मतलब ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि अगर हम सब इमॉर्टल हो जाएं तो हर किसी को कैटरेक्ट हो जाएगा, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, किसी को जल्दी किसी को बाद में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको एक लाइन में कह पाना बहुत मुश्किल है, उसे एक्सप्लेन कर पाना। बट वही है कि अब क्योंकि विद रिसर्च विद स्टडीज हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है कैटरेक्ट के पीछे क्या चल रहा है, हमारे पास बेटर रिसोर्सेज हैं उसको ट्रीट करने के, सर्जिकल एडवांसमेंट्स हैं, न्यूअर लेंसेज हैं, रोज एक नए एडवांसमेंट के साथ लेंसेज आ रहे हैं। तो आई थिंक अब धीरे धीरे आई थिंक पीपल भी अब इससे अवेयर हो। अच्छा, ये कैटरेक्ट में भी टाइप होता है, जैसे कभी कभी हम लोगों ने सुना है काला मोतियाबिंद, इससे भी क्या नहीं, टाइप? काला मोतिया और सफेद मोतिया के अलग टाइप्स हैं। वो कैटरेक्ट है मोतियाबिंद का। काला मोतिया है समलबाइया जिसको ग्लॉकोमा कहते हैं। ओके। ये अडल्ट्स में या बच्चों में, वो भी किसी में भी हो सकता है, ऐसा कोई कारण नहीं है, जैसे ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि इसी में होगा उसी में होगा, वो भी किसी में भी हो सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं डेफिनेटली। काला मोतिया ग्लॉकोमा है। ग्लॉकोमा ऐसा माना जाता था कि उसमें दर्द होगा, समलबाई में दर्द होता है, आंख उठती है, बट मतलब मोटा मोटा ये मानिए हर ऑलमोस्ट 50% ग्लॉकोमा में दर्द नहीं होता है, उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। तो और उसमें रोशनी एंड तक बनी रहती है, जब रोशनी जाती है उसके बाद वो रिवाइव नहीं हो पाती है। तो उसको भी वही है कि हाई सस्पेशन में रख के उसको ट्रीट करना जरूरी है। अगर आपके डॉक्टर आपको 10 टेस्ट बोल रहे हैं लिख के कि इसको स्क्रीन करना है तो प्लीज करवा लीजिए, क्योंकि एक बार जो ग्लॉकोमा का डैमेज हो गया जिसको काला मोतिया बोलते हैं उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसको हम सिर्फ कंट्रोल कर, जैसे डायबिटीज है, जैसे बीपी है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका कंट्रोल होता है। ऐसे ग्लॉकोमा का ट्रीटमेंट नहीं होता, ग्लॉकोमा का कंट्रोल होता है। तो काला मोतिया एक अलग चीज है, सफेद मोतिया या मोतियाबिंद है वो एक अलग चीज है। आपने अभी एक शुगर डायबिटीज का नाम लिया, इसको सबसे ज्यादा आई साइड से लोग नॉर्मली जोड़ते हैं कि आपको शुगर हो गया, अब आपकी आई साइड पे इफेक्ट होगा। तो क्या शुगर का आई साइड बहुत 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 जरूरी है। शुगर की वजह से शरीर के 3 हिस्से सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। वैसे हर हिस्सा डैमेज होता है, बट जो हम ना पाते, जो हम देख पाते हैं, नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डैमेज, न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज, जिसमें आपने सुना होगा पैर में घाव हो गया, डायबिटिक फुट हो गया, वो नहीं ठीक होता। और रेटिनोपैथी मतलब आंख के पर्दे का डैमेज। पर्दे का डैमेज भी बहुत तरह से होता है, मतलब एक लिमिट तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार वो सर्जिकल स्टेज पे पहुंच जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो आप समझिए गिरती ढलान ही होती है। मतलब वो हमारा होता है कि जितना है उसको बचा लें बस किसी तरह से। उसमें भी लोग पोटेंशियली ब्लाइंड होते हैं, और इसीलिए कहते हैं शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका 10 साल से शुगर अनकंट्रोल होता है, एडवांस डैमेज होता है, बट फिर वो कंट्रोल करने लगे, अब तो कंट्रोल हो गया, लेकिन जो डैमेज हो गया हम उसको वापस नहीं कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो शुगर कंट्रोल, जैसे आपको समझने की, जैसे शुगर शरीर के हर हिस्से में काम कर रहा है, तो शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। इस समय इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, तो इसके साथ में समय से जिन लोगों को भी शुगर है, जब डायग्नोज होता है सबसे पहले उनको अपने पर्दे की एक जांच करा लेनी चाहिए।
क्योंकि आपको अब पता चल रहा है, पर आपको नहीं पता कितने साल से आपको शुगर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है आपको 5 साल से शुगर है, आपको आज पता चल रहा है, पर उस 5 साल में उसने काफी डैमेज कर दिया हो। तो एक तब, और फिर जैसे आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको बताएं कि भाई साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, या ट्रीटमेंट जो भी है वो आप करवाइए उसके हिसाब से। अच्छा, हाई शुगर वालों को ब्लाइंडनेस की संभावना कितनी बढ़ जाती है? कि कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हाई शुगर चल रहा है और अचानक से ब्लाइंडनेस हो जाए, ऐसा भी कुछ हो जाता है? कुछ कुछ केसेस में होता है, बट मतलब दैट इज लाइक अगर एकदम नर्व भी चली जाए, कई बार नर्व, देखिए जो आंख की जो नस होती है जो आंख को दिमाग से जोड़ती है, आंख का काम है रोशनी कलेक्ट करना, काम देखने का, प्रोसेस करने का, जो सीपीयू है वो हमारा दिमाग है ना। तो उससे एक नर्व जाती है जो उसको कनेक्ट करती है, उस पूरी नर्व के रास्ते में कहीं भी कोई रुकावट आती है तो भी दिक्कत आ सकती है। इसी में हर शरीर के, आपको समझना, शरीर के हर हिस्से को जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है जो ब्लड सप्लाई से जाता है। तो उस नर्व की भी एक बहुत छोटी, मतलब बहुत ही छोटी नर्व सप्लाई होती है, उसका ब्लॉकेज शुगर में होता है बहुत बार। तो उसकी वजह से आप सडनली ब्लाइंड हो सकते हैं, है ना। इसको NaION बोलते हैं। बाकी शुगर का डैमेज मोस्ट कॉमनली जो होता है वो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। शुरू में आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपका सेंटर इन्वॉल्व नहीं होता है या ब्लीडिंग नहीं होती है, बट कर सकता है, पर्दा उखाड़ सकता है, नर्व को डैमेज कर सकता है, ब्लीडिंग कर सकता है, अनकंट्रोल्ड ग्लॉकोमा या काला मोतिया जिसे बोलते हैं वो कर सकता है। तो कारण मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, रेटिना के साथ साथ हमारे आंख में एक पार्ट होता है जिसे हम कार्निया भी कहते हैं, उसका हमारी आंख की रोशनी में मतलब उसकी क्या भूमिका होती है और वो कहाँ तक? इट्स सिंपल, आपके पास खिड़की है, हाँ, उस खिड़की पे एक शीशा लगा हुआ है, अगर वो शीशा काला होगा या उसमें कोई भी धब्बा होगा तो उससे आपको नहीं दिखेगा उसके बाद। हाँ, यही सेम चीज आप मतलब एकदम साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो ये काम कॉर्निया का होता है। अच्छा, बहुत सारे और रोल होते हैं, रिफ्रैक्शन करता है, ये करता है, वो करता है, बट मोटा मोटा फॉर लेमैन पीपल वो एक क्लियर ग्लास की तरह से, कांच की तरह आपकी आंख के ऊपर बैठा हुआ है। उसमें कोई भी डैमेज होगा तो वो सबसे पहला लेयर होता है जो लाइट को पास करना है आपकी आंख के अंदर घुसने के लिए। तो जब वहीं पे बाधा होगी तो डेफिनेटली जब आंख लाइट घुसेगी नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। तो हाँ, डेफिनेटली उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अनगिनत है ऐसे तो। अच्छा, जब बच्चे एक छोटी सी एज से 5 से 8 क्लास तक एक चैप्टर पढ़ते हैं लाइट, हाँ, उस एक चैप्टर में यहाँ तक कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, एक चीज होती है जैसे निकट दृष्टि, जैसे हिंदी में मैं बोलूंगी सारे लोग समझ जाएं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अगर आपकी दूर की आंख खराब है तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और आपकी अगर एग्जैक्टली नजदीक की आंख खराब है तो उसको आप दूर दृष्टि दोष। ये अपोजिट होता है, ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल है। मायोपिया जो होता है ना, वो नियर साइटेडनेस होता है। नियर साइटेडनेस मतलब उसको नियर का दिख रहा है, हाँ, उसको डिस्टेंस का नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। तो जहाँ का दिख रहा है वहां की साइटेड है, ओके, जहाँ का नहीं दिख रहा है वहां का नहीं साइटेड है। अच्छा, इसीलिए एग्जैक्टली, वो इसलिए उल्टा हो गया उल्टा जहाँ, हो क्योंकि मायोपिया में उसको दूर का नहीं दिख रहा है, हाँ। तो ही इज नियर साइटेड, क्योंकि पास का दिख रहा है, वो हाँ। दूर का नहीं देख पा रहा है, तो इज नियर साइटेड। ओके, जो हाइपरोपिया होता है ना, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, उसमें उसको पास का नहीं दिख रहा है पर दूर का दिख रहा है, तो ही इज फार साइटेड, क्योंकि उसको फार दिख रहा है, उसको नियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि प्रॉपर चश्मा लगाने से भी आई साइट जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है, या चश्मा नहीं, तो इसका आई साइट का चश्मे से क्या? नहीं, ये मिथ वो करा जा चुका है। बहुत क्लियर मुझे याद है, क्योंकि हम लोग भी जब तक एक्चुअली एमबीबीएस में गए नहीं, पढ़ा नहीं, एक एक लाइन नहीं किसी, तब उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज अ मिथ कि आप चश्मा लगाएंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। हाँ। आपका नंबर बढ़ेगा, अगर उसको बढ़ना है तो वो बढ़ेगा। अच्छा, सिंपल। सबसे इस क्योंकि आपने नंबर बढ़ने की बात करी तो मैं एक बहुत छोटी सी बात को करना चाहूंगी, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ रिलेटेड है। अभी हम मायोपिया एपिडेमिक में है, ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि हमारे बच्चों में चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, छोटे बच्चों में स्पेशली इतनी ज्यादा ही महामारी की तरह फैला हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, स्पेशली बहुत 2-3 छोटी चीजें मैं लाइफस्टाइल इश्यूज को मैं पॉइंट आउट करूंगी, जैसे कि स्मॉल स्क्रीन यूज बच्चों में, स्पेशली 2 साल से या 3 साल से छोटे बच्चों में, जब उनके आईबॉल का ग्रोथ हो रहा होता है उस टाइम पे प्लीज अपने बच्चों को फोन पे ना चिपकाएं। दे नीड फिजिकल वर्क, उनको बाहर करिए। इट हैज बीन प्रूवन कि एटलीस्ट 90 मिनट्स ऑफ आउटडोर सनलाइट इज मैंडेटरी फॉर अ गुड डेवलपमेंट और मायोपिया प्रोग्रेशन कम करने के लिए। तो जो विटामिन डी आजकल हम सब अंदर रहते हैं, आपको लग रहा है ये लाइट है, ये लाइट नहीं है।
अब हमारे पास आते हैं कि हमें बाहर जाने पे चौंध लगती नहीं, आपकी आदत उस लाइट को टॉलरेट करने की कम हो गई क्योंकि हम अंदर रहने लगे। हमारी सारी चीजें और लाइफस्टाइल अब ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट और नियर डिस्टेंस पे फिक्स हो गई है, चाहे वो स्क्रीन है, कंप्यूटर्स है, राइटिंग वर्क है, रीडिंग वर्क है, पढ़ाई का काम है, सारी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में स्मॉल स्क्रीन यूज की वजह से मायोपिया का इंसिडेंस इसमें बहुत ज्यादा है। तो मतलब बच्चों को मोबाइल से भी बहुत दूर बिल्कुल रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा डिस्टेंस स्क्रीन टैप कर सकते हैं, टीवी रहे दूर से बैठ के देखें थोड़ा सा, बट लिमिटेड ऑब्वियसली। और आउटडोर एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सबको समझना जरूरी है, खाना पीना और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, आंख शरीर का हिस्सा है, अगर शरीर हेल्थी रहेगा तो आंख भी हेल्थी रहेगी। तो ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है मायोपिया कम रखने के लिए। और इसके साथ में एटलीस्ट वो भी बाहर थोड़ा सा, ऐसा नहीं रात के 12 बजे खेल रहे हैं, थोड़ा सा सनलाइट एक्सपोजर बच्चों का बढ़ाना चाहिए थोड़ा मायोपिया कम रखने के लिए। और सॉरी मैं आपको क्वेश्चन ही भूल गई इस चक्कर में। नहीं, मैंने पूछा था कि जैसे कि ये जो आईसाइट बढ़ने वाला जो टाइमिंग होता है, इस बच्चे जब ग्रो करेंगे हाँ तो आईबॉल भी ग्रो करेगा तो नंबर बढ़ सकता है। हाँ डेफिनेटली, अगर वो पहले से प्रीडिस्पोज्ड है, किसी के मम्मी पापा को चश्मा लगा है तो उसके रिस्क हाई हो जाता है कि उसको शायद थोड़ा सा बढ़ के नंबर आएगा। हाँ, ये एक जेनेटिक ऐसा होता है ऐसा क्या कि हाँ, माँ बाप को genetic अगर बहुत predisposition पावर है तो वो बच्चे में भी आता है, ये होता है। जेनेटिक होता है। जी होता है, जरूरी नहीं, इट इज नॉट द रूल ऑफ थंब, बट मतलब देयर आर मोर चांसेस ऑब्वियसली। और बाकी ग्रोइंग एज में स्कूल और बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से भी आंखों का पावर बढ़ता है। नियर वर्क इन जनरल यस, नॉट नेसेसरीली। किस एज ग्रुप की बात हो रही है? मैंने जो बात करी है वो प्री स्कूल एज ग्रुप है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। नहीं, मैं जैसे पूछ रही हूँ कि जब बच्चे एक कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो उस समय है कि अब ये एग्जाम है तो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे जब बच्चे जाते हैं तो उस टाइम पे उनका ग्रोथ उतना रहना नहीं, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 15 6 18 इयर्स के बाद वो जो हाई मायोपिया वाला चीज होता है वो उतना नहीं होता है। अच्छा, जब आंखें थोड़ा बहुत आंखें खराब होने का सबसे ज्यादा टाइमिंग जब आई बॉल्स बढ़ते हैं बच्चों के, उस समय ही होता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है। मतलब बॉडी जब ग्रो करती है तो आई का ग्रोथ होता है, स्पेशली जो जब ग्रोथ स्पर्ट आता है टीनेजर्स में, है ना, ये 10 से 15 साल के बीच में, तब उनका चश्मे का नंबर बढ़ता है। इसको नॉर्मली स्कूल मायोपिया बोलते हैं। उस टाइम पे नियर वर्क से चश्मे का नंबर बढ़ता है ज्यादा, इट इज स्टिल डिबेटेबल, इट हैज नॉट बीन प्रूवन, सम पेपर्स हैव सेड यस, सम हैव सेड नो। सो ये एक कांस्टेंट डिबेट है कि क्या ये बड़ा मेजर ओनली फैक्टर है, ऐसा नहीं कह सकते। डेफिनेटली वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट देन अगेन पूरे दिन घर के अंदर रहना, नो सन एक्सपोजर और आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, बाकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, ये सारी चीजें, बॉडी पॉस्चर, बहुत सारी चीजें जो अफेक्ट करती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं हो सकता, बट हाँ ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं हो सकता है। अच्छा, एक एज के बाद अब जैसे जैसे साइंस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया तो एक एज के बाद एक सर्जरी आई 15-16 साल पहले से, उसके पहले भी रही होगी लेकिन बहुत पॉपुलर हुई, लेसिक लेजर सर्जरी, जिससे आईसाइट को हम वीक आईसाइट को कम करते हैं और कभी कभी लगभग खत्म हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लेसिक लेजर सर्जरी के बाद भी क्या आईसाइट फिर बढ़ती है? हो सकता है, हो सकता है। लेसिक का काम बस एक चीज है, आप जो चश्मा बाहर से ऊपर से पहन रहे हैं बस वो हटाएगा। आप चश्मा पहन के जितना देख रहे हैं वो आप बिना चश्मे के देखेंगे। डिपेंड करता है कौन अच्छा कैंडिडेट है उसका, कौन नहीं, है ना। नॉट एवरीवन कैन गेट लेसिक डन, बट अगर आपका, वही मैंने कहा, आईबॉल का ग्रोथ हो सकता है। अगर आपका चश्मे का नंबर बढ़ेगा तो वो लासिक के बाद भी बढ़ सकता है, इसीलिए यूजुअली वेट करते हैं कि एक बार स्टेबल हो जाए उसके बाद ही इसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं कि हम जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको सही कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की रिफ्रैक्टिव सर्जरी, चाहे वो लासिक हो, चाहे लेजर से कर रहे हैं, चाहे लेंस डाल के कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज कर रहे हैं, वो एक सर्टेन एज के बाद यूजुअली हम ऐसे लोगों में नहीं करते हैं जिनमें हमें डर रहता है कि नंबर प्रोग्रेस कर जाएगा। बट देन कभी कभी बहुत सरप्राइजिंग चीजें भी होती हैं, 10 साल तक स्टेबल रहा, अचानक से बढ़ गया, ऐसा भी होता है। तो देयर आर सम फैक्टर्स जो अभी तक हम नहीं तोड़ पाए हैं कि क्यों हो गया, बट हाँ अभी चल रहा है। तो क्या लेसिक लेजर सर्जरी दोबारा भी करवाई जा सकती है कि बस एक बार? डिपेंड करता है। अब जैसे किसी ने 0.25 का करेक्शन कराया है, अभी उसके पास कॉर्निया का बेड है, तो यूजुअली ऐसा लोग करते हैं कि रिपीट करते हैं, ऑल्दो मतलब -10.0 पे कराया था, -10 क्लासिक होगा नहीं इतना। बेसिकली हम कॉर्निया को जलाते हैं, पतला कर देते हैं, तो इतनी हमें थिकनेस नहीं मिलती। -10 पे आजकल यूजुअली लोग आईपीसीएल मतलब आंख के अंदर लेंस डाल देते हैं, लेंस के ऊपर लेंस है, जो लेंस आप बाहर से लगा रहे हैं उसकी जगह लेंस अंदर डाल देंगे, तो वो सारे प्रेफर्ड होता है, इतने हाई पे नहीं होता है। लासिक आई हैव हर्ड और बाहर
जो आउटसाइड इंडिया लोग प्रैक्टिस करते हैं कि रिपीट भी रिविजन्स करे गए हैं प्रैक्टिकली यूजुअली ऐसा मतलब 95% केसेस में आई डोंट थिंक ये चीज करनी पड़ती भी है या किसी को या कोई करता भी होगा। अभी तक आपने कितनी सर्जरीज की है? ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है मतलब हम लोग ट्रेनिंग में लॉग रखते थे बट उसके बाद तो लॉग नहीं रखते। अच्छा, पर्टिकुलर पहली बार जब आपने सिर्फ सेल्फ कोई सर्जरी की जिसमें आपको किसी ने असिस्ट नहीं किया, मतलब आप उसकी मेन सर्जन थी, तो उस समय कैसा फील हुआ आपको? थोड़ा डर लग रहा था। मुझे याद है अभी जब मैंने अपना सबसे पहला इंडिपेंडेंट फेवर किया था, अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्प्लिकेटेड ही केस था जो मेरी झोली में गिरा था, जो मेरा पहला लगा था। तो मैंने अपने सर को बोला था कि सर आप मेरे जो भी ट्रेनर्स रहे हैं और अभी जो मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो मैंने बोला मैंने कहा सर बस आप पीछे खड़े रहिएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। कह रहे कोई नहीं दिक्कत, तुम कर लो। मैंने कहा मुझे पता है बस, लेकिन मुझे बस चाहिए कि हाँ कोई है। तो उसने कि नहीं ठीक है कुछ नहीं होगा, टचवुड वो सर्जरी वेंट वेल। बट हाँ मतलब आई थिंक व्हेन आई लुक बैक फ्रॉम दैट डे, मैंने अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे को जो मैंने उसमें किया था, मैंने धीरे धीरे करते करते डर डर के मैच्योर गया, हाइपर मैच्योर में शायद आधा घंटा लगाया होगा जो भी। मैं वहां से लेके जब मैं आज अगर करती हूँ तो आई थिंक आई हैव कम अ लॉन्ग वे नाउ, बट आई थिंक मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है, तो है मतलब होपफुली समडे आई कैन से। आप अपनी तरफ से जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको आंखों के लिए आज की डेट में सबसे अच्छी आप कौन सी सलाह देना चाहेंगे? न्यूट्रिशन, स्क्रीन यूज स्पेशली बच्चों में, और थोड़ा सा हेल्थ को लेकर मतलब आंख आपको समझना है कि आपके शरीर में जो भी चल रहा है आंख उसका हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आपके शरीर कमजोर है तो आपकी आंखों पे असर आएगा, स्पेशली क्योंकि सबसे जो सिस्टमिक बीमारी होती है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, ये सारी चीजें होती हैं उनका आंखों पे, स्पेशली क्योंकि मेरा काम रेटिना का है तो मैं आई थिंक उस पर ज्यादा स्ट्रेस करूंगी। मैं थोड़ी बायस्ड हो सकती हूँ उसके लिए, आई एम रियली सॉरी, बट आई थिंक एक वो चीज है जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहेगी। इट वाज आल्सो फैक्टर कि मैंने रेटिना चूज करा था ये देखते हुए कि कितने सारे डायबिटिक्स होते हैं जो कि नहीं स्क्रीन कराते हैं। तो आई थिंक प्रॉपर स्क्रीनिंग, साल में एक बार चेकअप कराइए। योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल ऑलवेज सजेस्ट यू व्हाट टू डू एंड प्लीज फॉलो देम। इफ दे आस्क यू कि 10 दिन में आओ तो प्लीज 10 दिन में आ जाओ। और अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट गुड न्यूट्रिशन, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल, प्लीज गो आउट, प्लीज वर्क आउट, थोड़ा वॉक करिए। बच्चों को प्लीज थोड़ा एनकरेज करिए बिकॉज दोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सोसाइटी। तो उनको प्लीज थोड़ा एनकरेज करिए कि बाहर निकले। आई होप विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम थोड़े से अपने शहर में स्पेशली इस एरिया में कुछ पार्क देख पाए जहाँ बच्चे आए बाहर खेले, थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो शायद होगा। तो प्लीज उनको एनकरेज करिए। एंड एज फार एज यूनिट्स आर कंसर्न, क्योंकि वो मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, अगर आपका बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ है प्लीज एक बार उसकी अपने पीडियाट्रिशियन की बात सुनिए और उसका स्क्रीनिंग कराइए। जैसा कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही हेल्दी रहा और डॉक्टर प्रियंका से हमें पता चला कि सबसे पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम जैसे उसको एक अपने सुरक्षा के लिए हार्ट के डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, न्यूरो के डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, तो एक बार आप आई साइड के लिए भी उसको आप किसी ऑप्टो के डॉक्टर के यहाँ जरूर ले जाएं, जो कि आपके बच्चे के आगे की आई साइड की लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सेकेंड ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि स्क्रीनिंग बच्चों को मोबाइल से, इवन एकदम छोटे बच्चे जो 1 ईयर से 3 ईयर्स तक होते हैं, अगर आप उनके आंखों को स्वस्थ देखना चाहते हैं पूरी उम्र तो आप स्क्रीनिंग से दूर रखें, सनलाइट में उनको भेजें। अब इतनी गर्मी में नहीं बट जब सनलाइट बर्दाश्त करने वाली हो तो जरूर भेजें। आप अपने न्यूट्रिशन का जरूर ख्याल रखें। डायबिटीज से अपनी आंखों को कैसे बचाना है मैम ने पूरे पॉडकास्ट में आपको बताया। और मैम अल्टरनेट आजमगढ़ में हर 15 दिन में एक संडे जरूर आती हैं। और जैसा कि आज हमारा पॉडकास्ट यादव क्लिनिक से हो रहा है जो कि बलरामपुर पुलिस चौकी के बगल में है, तो आपको किसी को भी अगर आईसाइट या रेटिना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमारे पॉडकास्ट स्क्रीन पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए डॉक्टर प्रियंका का हम बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं। थैंक यू।